जय श्री श्याम। मेरा उसी दिन मुंबई पहुंचना बहुत ज़रूरी था और कोई ऑप्शन मौजूद न होने की वजह से मैं भी इंतज़ार करने लगा। बारिश इतनी तेज़ थी कि कहीं बाहर भी नहीं जा सकता था, तो मैं अपने आईपैड पर किताब पढ़ने लगा। अभी 5 मिनट ही बीते होंगे कि एक लड़की मेन गेट से भागती हुई आई और सीधा टिकट काउंटर पर आकर रुकी। उसकी सांसें बहुत ज़ोरों से चल रही थी। उसे देखकर लग रहा था कि वह बहुत दूर से भागती हुई आ रही है, शायद बारिश से बचने के लिए। लेकिन अगर ऐसा ही था तो भी उसकी कोशिश कहीं से कामयाब होती नज़र नहीं आ रही थी। वह सिर से पैर तक भीगी हुई थी। यूं तो देखने में बहुत खूबसूरत नहीं, लेकिन उसके बाल कमर से 2 इंच नीचे तक पहुंच रहे थे और बड़ी बड़ी आंखें उसके सामने रंग को संवारे हुए उसकी शख्सियत को आकर्षक बना रही थीं। तेज़ बारिश की वजह से उस लड़की की फ़्लाइट लेट हो गई थी और वह मेरी तरह मायूस होकर सामने वाली कुर्सी पर आकर बैठ गई। मैं कब किताबें छोड़ उसे पढ़ने लगा, इसका मुझे एहसास तब हुआ जब मेरे मोबाइल फ़ोन की घंटी बजी। ठीक उसी वक्त उसने मेरी तरफ देखा और तब तक मैं भी उसे ही देख रहा था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। मैंने उस पल की नज़रों से बचते हुए फ़ोन को उठा लिया। मैं जल्दी जल्दी फ़ोन पर बात ख़त्म करके उसे देखने लगा। उसने भी मेरी ओर देखा और इशारे में खींचकर पूछा कि क्या बात है। मैंने अपनी हरकत पर शर्मिंदा होते हुए उससे इशारे में ही जवाब दिया कि कुछ नहीं। उसके बाद वह उठकर टहलने लगी। मैंने फिर से अपनी किताबें पढ़ने में ध्यान लगाने की कोशिश की, पर ना चाहते हुए भी मेरा मन उसको पढ़ना चाहता था। पता नहीं उस लड़की के बारे में जानने की इच्छा हो रही थी। कुछ मिनट ही बीते होंगे कि वह लड़की मेरे पास आई और बोली, सुनिए, क्या आप कुछ देर मेरे बैग का ध्यान रखेंगे? मैं अभी 5 मिनट में चेंज करके वापस आ जाऊंगी। जी ज़रूर, आप जाइए, मैं ध्यान रख लूँगा, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। थैंक यू, सिर्फ 5 मिनट, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी आपका। यह कहकर वह बिना मेरे जवाब का इंतज़ार किए वो रूम की ओर चली। 10-15 मिनट बीतने के बाद भी जब वह नहीं आई तो मुझे घबराहट होने लगी कि कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया। वैसे वह थोड़ी बेचैन सी लग रही थी। मैं उसे देखने जाने के लिए उठने ही वाला था कि वह मुझे सामने से आती हुई नजर आई। उसे देखकर मेरी जान में जान आई। वह ब्लैक जीन्स और वाइट टॉप में बहुत अच्छी लग रही थी। उसके खुले बाल, जो शायद उसने सुखाने के लिए खोले थे, किसी को भी उसकी तरफ खींचने के लिए काफ़ी थे। वह अपना बैग उठाते हुए फीकी सी हंसी के साथ मुझसे बोली, सॉरी, मुझे कुछ ज़्यादा ही टाइम लग गया। थैंक यू सो मच। मैंने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें लाल लग रही थीं, जैसे रोने के बाद हो जाती हैं। आंखों की उदासी छिपाने के लिए उसने मेकअप का सहारा लिया था, लेकिन उसकी आंखों पर बेतरतीब से लगा काजल बता रहा था कि उसे लगाते वक्त वह अपने आप पे में नहीं थी। शायद उस समय भी वह रो रही हो। वह सोचकर पता नहीं क्यों मुझे दर्द हुआ। मैं जानने को और ज़्यादा बेचैन हो गया कि आखिर बात क्या है। कुछ देर बाद देखा तो वह अपने बैग में कुछ ढूंढ रही थी और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। शायद उसे अपना रूमाल नहीं मिल रहा था। उसके पास जाकर मैंने अपना रूमाल उसके सामने कर दिया। उसने बिना मेरी तरफ देखे मुझसे रूमाल लिया और उसमें अपना चेहरा छिपाकर जोर जोर से रोने लगी। वह कुर्सी पर बैठी थी, मैं उसके सामने खड़ा था। उसे रोते देख जैसे ही मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा, वह मुझसे चिपक गई और जोर जोर से रोने लगी। मैंने भी उसे रोने दिया और वे कुछ पल खामोश अफसानों की तरह गुजर गए। कुछ देर बाद जब उसके आंसू थमे तो उसने खुद को मुझसे अलग कर दिया, लेकिन कुछ बोली नहीं। मैंने उसे पानी पीने को दिया, जो उसने बिना किसी झिझक के ले लिया। फिर मैंने हिम्मत करके उससे सवाल किया, अगर आपको बुरा न लगे तो एक सवाल पूछूं? उसने हाँ में अपना सिर हिलाकर अपनी सहमत दे दी। आपकी परेशानी का सबब पूछ सकता हूँ? सब ठीक है ना? मैंने डरते डरते पूछा। सब सोचते हैं कि मैंने गलत किया, पर कोई यह समझने की कोशिश नहीं करता कि मैंने वह क्यों किया। यह कहते कहते उसकी आंखों में फिर से आंसू आ गए। क्या तुम्हें लगता है कि तुमसे गलती हुई है, फिर चाहे उसके पीछे की वजह कोई भी हो? मैंने उसकी आंखों में आंखें डालते हुए पूछा। मुझे नहीं पता कि क्या सही है और क्या गलत, बस जो मन में आया वह किया। यह कहकर वह मुझसे अपनी नज़रें चुराने लगी। अगर खुद जब समझ ना आए तो किसी ऐसे बंदे से बात कर लेनी चाहिए जो आपको नहीं जानता हो, क्योंकि वह आपको बिना जज किए समझाने की कोशिश करेगा। मेरा ऐसा कहते ही उसकी नज़रें मेरे चेहरे पर आकर ठहर गईं। उनमें शक तो नहीं था, पर उलझन के बादल जरूर थे कि क्या इस आदमी पर यकीन किया जा सकता है। फिर उसने अपनी नज़रें हटा ली और कुछ पल सोचने के बाद फिर मुझे देखा। मैं समझ गया कि मैंने उसका यकीन जीत लिया।
फिर उसने अपनी परेशानी की वजह बतानी शुरू की। दरअसल वह एक कंपनी में काम करती थी। वहाँ उसके दो खास दोस्त थे, विशाल और रौनक। विशाल से वह बहुत प्यार करती थी। तीनों एक साथ बहुत मज़े करते, साथ ही आउट स्टेशन ट्रिप पर भी जाते। वे दोनों इसका बहुत ख्याल रखते थे। एक दिन उसने विशाल से अपने प्यार का इजहार कर दिया। उसने यह कहकर मना कर दिया कि उसने कभी उससे दोस्त से ज़्यादा कुछ नहीं माना। विशाल ने उसे यह भी बताया कि रौनक उससे बहुत प्यार करता है और उसे उसके बारे में एक बार सोच लेना चाहिए। उसे लगता था कि विशाल रौनक की वजह से उसके प्यार को स्वीकार नहीं कर रहा है, क्योंकि विशाल और रौनक में बहुत गहरी दोस्ती थी। वह रौनक से जाकर लड़ पड़ी कि उसकी वजह से ही विशाल ने उसे ठुकरा दिया, और साथ में यह भी इल्ज़ाम लगाया कि कैसा दोस्त है, वह अपने ही दोस्त की गर्लफ्रेंड पर नज़र रखे हुए था। इस बात पर रौनक को गुस्सा आ गया और उसके मुंह से गाली निकल गई। बात इतनी बढ़ गई कि वह किसी और के कहने पर, जो इन तीनों की दोस्ती से जला करता था, उसने रौनक के ऑफिस में शिकायत कर दी। उसने मुझे परेशान किया। इस वजह से रौनक की नौकरी भी खतरे में पड़ गई। इस बात से विशाल बहुत नाराज़ हुआ और अपनी दोस्ती तोड़ ली। यह बात उससे सही नहीं गई और वह शहर से कुछ दिन दूर चले जाने का मन बना लेती है, जिसकी वजह से वह आज यहाँ है। यह सब बताकर उसने मुझसे पूछा, अब बताओ मैंने क्या गलत किया? गलत तो रौनक और विशाल भी नहीं थे। वह थे क्या? मैंने उसके सवाल के बदले सवाल किया। लेकिन विशाल मुझसे प्यार करता था। जिस तरह से वह मेरी केयर करता था और रात पार्टी के बाद मुझे महफूज घर पहुंचाता था, उससे तो यही लगता था कि वह मेरी तरह प्यार में है। क्या उसने कभी तुमसे कहा कि तुमसे प्यार करता है? नहीं। क्या उसने कभी अकेले में तुमसे बाहर चलने को कहा? नहीं। पर उसकी हरकत से मुझे यही लगता था कि वह मुझसे प्यार करता है। ऐसा तुम्हें लगता था। वह सिर्फ तुम्हें अच्छा दोस्त समझकर तुम्हारा ख्याल रखता था। मुझे पता था कि तुम भी मुझे ही गलत कहोगे। उसने थोड़ा गुस्से में बोला। नहीं, मैं सिर्फ यह कह रहा हूँ कि अक्सर हमसे भूल हो जाती है यह समझने में कि जिसे हम प्यार कह रहे हैं वह असल में दोस्ती है, क्योंकि प्यार और दोस्ती में ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। लेकिन उसके ना की बजाय रौनक भी तो हो सकता है ना? हो सकता है, लेकिन तुमने यह जानने की कोशिश कहाँ की? अच्छा ये बताओ कि तुमने रौनक की शिकायत क्यों की? उसने मुझे गाली दी थी। क्या सिर्फ यही वजह थी? तुमने सिर्फ एक गाली की वजह से अपने दोस्त का कैरियर दांव पर लगा दिया। मुझे नहीं पता था कि बात इतनी बढ़ जाएगी। मैं सिर्फ उससे माफ़ी मंगवाना चाहती थी, बस इतनी सी बात थी। मैंने उसकी आंखों में झांक कर पूछा। नहीं, मैं रौनक को हट करके विशाल से बदला लेना चाहती थी, क्योंकि उसकी वजह से ही विशाल ने मुझे इनकार किया था। क्या तुम सचमुच विशाल से प्यार करती हो? मेरे इस सवाल से वह चिढ़ गई और गुस्से में खड़ी हो गई। यह कैसा सवाल? हाँ, मैं उससे प्यार करती हूँ। तभी तो उसके यह कहने पर कि मैं उसके प्यार के तो क्या दोस्ती के भी लायक नहीं हूँ, यह सुनकर मुझे बहुत हर्ट हुआ और मैं घर क्या अपना शहर छोड़कर जा रही हूँ। पर जिस समय तुमने विशाल से अपना बदला लेने की सोची, प्यार तो तुम्हारा उसी वक्त खत्म हो गया था। प्यार में सिर्फ प्यार किया जाता है, बदले नहीं लिए जाते। वह दोनों तो तुम्हारे सबसे अच्छे दोस्त थे। मेरी बात सुनकर वह रोती हुई फिर से कुर्सी पर बैठ गई। कुछ देर तक तो हम दोनों में से कोई कुछ नहीं बोला। कुछ देर बाद उसने ही चुप्पी तोड़ी और बोली, मैं क्या करूं? क्या कमी थी? मुझसे प्यार नहीं हुआ। और यह कहते कहते वह मेरे कंधे पर सिर रखकर रोने लगी। हर बार इनकार करने की वजह किसी कमी का होना नहीं होता। हमारे लाख चाहने पर भी हम खुद को किसी से प्यार करने के लिए मना नहीं कर सकते। अगर ऐसा होता तो विशाल ज़रूर ऐसा करता। मैंने भी उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। सब मुझे बुरा समझते हैं, उसने बच्चे की तरह रोते हुए कहा। नहीं, तुम बुरी नहीं हो, बस टाइम थोड़ा ख़राब है। तुम अपनी शिकायत वापस क्यों नहीं ले लेती? इससे मेरे ऑफिस में बहुत बदनामी होगी। कोई भी मुझसे बात नहीं करेगा। हो सकता है कि ऐसा करने से तुम अपनी दोस्ती को बचा लो। और क्या पता विशाल तुमसे सचमुच प्यार करता हो और वह तुम्हें माफ़ करके अपना प्यार का इजहार कर दे। मैंने उसका मुंह ठीक करने के लिए हंसते हुए कहा। यह सुनकर वह इस पर हंस पड़ी। बातों ही बातों में वक्त गुजर गया, पता ही नहीं चला। मेरी फ़्लाइट जाने में अभी 2 घंटे बाकी थे और उसकी फ़्लाइट 1 घंटा पहले। मैंने उससे कहा, बहुत भूख लगी है, मैं कुछ खाने को लाता हूँ, कहकर मैं वहाँ से चला गया। थोड़ी देर बाद मैं जब वापस आया तो वह वहाँ नहीं थी, लेकिन मेरी सीट पर मेरे बैग के नीचे एक लेटर था जो उसने लिखा था।
जय हिंद।